जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा विषय का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, ब्रेल लिपि उपयोगी है दृष्टि बाधितों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि जो है वह दृष्टि बाधितों के लिए है। इस लिपि का विकास किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991, 1992, 1993, 1995। तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1992 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120, 90 से 110। तो टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बालकों की 90 से लेकर 110 होती है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है यह भी जान लीजिए। मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणा 100, यही क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, जिसको किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कानपुर में, बरेली में, प्रयागराज इलाहाबाद में, मेरठ में। तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो विशिष्टता का संप्रत्यय का मतलब है कॉन्सेप्ट। विशिष्टता का कॉन्सेप्ट होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12, 6/18। तो देखिए यहाँ पर यह जो प्रश्न है 2023 में आया, 22 में आया, 2019 में आया। तो सही दृष्टि कहलाती है 6/6, इसको याद रखिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हकलाने का कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हकलाने का कारण उपयुक्त में से दोनों है। अगर माता पिता हकला रहे हैं तो हो सकता है बच्चा भी हकला सकता है, और इसका वंशानुक्रम कारण तो हो गया, और वातावरण कारण भी हो सकता है। वातावरण का मतलब होता है हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ मतलब संरचनाएं हैं, वो क्या है? हमारा वातावरण है। तो जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो अगर हम महाराष्ट्र में जाएं और मराठी बोलने का प्रयास करें, तो जो टोन है, जो स्पीड है, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। उन शब्दों को कभी कभी होगा कि हम बोल नहीं पाएंगे। हकलाने का कारण वातावरण भी हो सकता है और वंशानुक्रम हो सकता है। यह दोनों होता है, उपयुक्त में से दोनों सही होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निर्देशन का प्रकार नहीं है शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन। तो निर्देशन का प्रकार लिखित निर्देशन नहीं है, बाकी शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, वास्तविक व्यवसायिक निर्देशन, यह सभी क्या है? निर्देशन के प्रकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, परामर्श में व्यक्ति की समस्या का समाधान हेतु सहायता दी जाती है गीता के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। परामर्श का मतलब होता है राय लेना। ऐसे व्यक्ति से जो हमें समस्या है, उस समस्या के समाधान में जो विशेषज्ञ है, उसकी राय लेना ही क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। तो परामर्श में व्यक्ति की समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है वार्तालाप के माध्यम से। अब बोलेंगे कैसे? तो जब आप डॉक्टरी में जाते हैं, आपको कोई भी समस्या है, जब आपको डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर आपसे क्या करता है? वार्तालाप के माध्यम से आपकी समस्याओं को समझता है और उसे महसूस करता है। उसके बाद में वह क्या करता है? आपको दवाइयाँ प्रेफर करता है और उसके बाद में परहेज भी बताता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में निसशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में निसशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। समावेशी शिक्षा है क्या? समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, चाहे वो किसी प्रकार से अक्षम हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे प्रतिभाशील बालक हो, सभी को एक साथ पढ़ाने की बात कौन करता है? समावेशी शिक्षा करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,
पिछड़े बालकों की पहचान हेतु कौन सा परीक्षण है? तो पिछड़े बालक होते कौन है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो पिछड़े बालक वो होते हैं जैसे कक्षा में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे हमारी आयु, मतलब मैं कक्षा 5 में हूँ, तो कम से कम मुझे जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब आना चाहिए। अगर जिस बच्चे को ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं तो मतलब क्या है, वह पिछड़ा बालक है। तो पिछड़े बालक के पहचान हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, उपयुक्त में से सभी। तो इन सभी के जरिए पिछड़े बालकों की पहचान की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों हेतु कौन सा शिक्षण विधि है? तो प्रतिभाशाली बालक होता कौन है, यह भी समझते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक वो होता है जिसका आईक्यू लेवल, टर्मन के अनुसार जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, वो क्या कहलाता है? प्रतिभाशील बालक कहलाता है। प्रतिभाशील शाली बालक कौन है? उसमें शिक्षण विधि कौन सी होनी चाहिए? गतिवर्धन होना चाहिए, संपन्नीकरण होना चाहिए, विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी यह सारी चीजें प्रतिभाशाली बालकों के हेतु शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, डिस्थीमिया है क्या? डिस्थीमिया यह एक शारीरिक अक्षमता, डिस्थीमिया जो है यह अक्षमता को दर्शाता है। अक्षमता का मतलब होता है कमियां। तो शरीर में जो भी कमियां हैं, जो भी, जैसे पठन समस्या होगा, पठन वैकल्प जिसे बोला जाता है, पठन अक्षमता किसमें होती है? तो उसके लिए क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया, और गंभीर तनाव की अवस्था को क्या कहा जाता है? डिस्थीमिया कहा जाता है। डिस्थीमिया समझ में आया? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। गणित की वैकल्पिक समस्या है, गणित में अक्षम है तो क्या कहलाएगा? डिस्कैल्कुलिया। लेखन में अक्षम है तो डिस्ग्राफिया। पठन में है तो डिसलेक्सिया। इसको याद रखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है। और आपके सीटेट और यूपी टेट में यह जो प्रश्न है काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ भी और वहाँ भी। क्योंकि अभी जल्द ही यूपी टेट और सी टेट आने वाला है, तो इसके लिए भी आप तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो आपको सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई देगा कि हमें नौकरी लेनी है, क्योंकि आपका सी टेट यूपी टेट क्लियर होगा। तो विद्यालय में ह्रास और अवरोध की समस्या को रोकने हेतु प्रमुख रूप से क्या सहायक है? शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन और परामर्श। यह किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो निर्देशन और परामर्श के जरिए। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त है? प्रतिभाशाली, श्रवण बाधित, अ ब दोनों, चलन बाधित। तो सांकेतिक भाषा किसके लिए उपयुक्त है? श्रवण बाधित, जो कानों से सुन नहीं पाता, उसके लिए अगर संकेतों से हम समझाएंगे, अगर हम मुंह से जो सुन नहीं पा रहे उसे बोले कि पानी ला दो, तो वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। उसके लिए दिखाना होगा, इशारा करना होगा कि पानी ला दीजिए। तो श्रवण बाधितों के लिए सांकेतिक भाषा काफी प्रयुक्त होती है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है केवल अपंग बालकों की शिक्षा, केवल सामान्य बालकों की शिक्षा, सामान्य विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा देना, यही क्या है? सॉरी, समावेशी शिक्षा है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 प्लस होती है। यही सारे प्रश्न काफी रिपीट हुए हैं। देखिए, जब जब यह प्रश्न आए 2017-16, हमने उन सभी प्रश्नों को लिया है जो एक बार से ज्यादा आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की मुख्य विशेषता। पिछड़े बालक में सीखने की तीव्र गति या प्रतिभाशील बालकों की सीखने में धीमी गति, यही सही है। उच्च सृजनात्मकता या पिछड़े बालकों में नहीं, प्रतिभाशाली बालकों में चाहते हैं। अमूर्त चिंतन की क्षमता। अमूर्त का मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं कल्पना के जरिए, तो वह अमूर्त चिंतन होता है। तो अमूर्त चिंतन कौन करता है? प्रतिभाशाली। तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही होगा। यह सभी किसके गुण हैं? प्रतिभाशाली बालकों के गुण हैं। वाक दोष, वाणी दोष से क्या तात्पर्य? वाक्य दोष का मतलब है कि बोलने में जब समस्या आती है, उसी को क्या कहा जाता है? वाक दोष। तो लिखने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, उच्चारण एवं संप्रेषण की दोष को क्या कहते? वाक दोष कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अपवंचन से अभिप्राय है शारीरिक कमजोरी, मानसिक दुर्बलता, सामाजिक और आर्थिक शैक्षिक अवसरों की कमी, संवेगात्मक अस्थिरता। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अवसरों की कमी को क्या कहते हैं? अपवंचन कहते हैं। अपवंचन का मतलब होता है मुख फेर लेना। जब समाज जिस समाज से
समाज जिन व्यक्तियों से मुख फेर लेता, जैसे जो एससी एसटी में आते थे, उनको इतनी व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्थिति और शैक्षिक अवसरों की कमी थी, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, अपवंचन बालक कहा जाता है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ऑप्शन ब सही होगा। यह सूत्र किसने दिया था, तो यह सूत्र टर्मन ने दिया था। तो बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यह आप लोग कमेंट में बताइएगा। और देखिए, हम आप लोगों के लिए डेली उन्हीं प्रश्नों को लाते हैं जो कई सालों में रिपीट हुए, मतलब अधिक बार रिपीट हुए हैं, हम उन प्रश्नों को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाल अपराध का प्रमुख कारण क्या है, अपघटित परिवार, विघटित परिवार, गरीबी, बुरी संगति, उपयुक्त में से सभी कारण हैं बाल अपराध करने के। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है छात्र के लिए निर्णय लेना, छात्र को अपनी योग्यता और क्षमताओं को समझने में सहायता करना, यही क्या है, निर्देशन है। निर्देशन का मतलब होता है वह चलता नहीं है, केवल आपको बताता है कि ऐसे ऐसे करना है, अगर आपको बेहतर लगता है तो करिए। जैसे आपने किसी से पूछा कि मुझे कहीं पर जाना है, तो जब कहीं पर जाना है तो उसके लिए जो रास्ता बता रहा है, तो क्या कर रहा है, निर्देशन कर रहा है। रास्ता बताना का मतलब क्या होता है, निर्देशन करना। तो छात्रों को अपनी योग्यता और क्षमताओं को समझने में सहायता प्रदान करना है, क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल सलाह देना, केवल सूचना देना नहीं, आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति और सामाजिक सामंजस्य में सहायता करना ही परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है। डायट का पूरा नाम क्या है, डायट का पूरा नाम जिला सूचना शिक्षा तकनीकी, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, यही डायट का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण का क्या तात्पर्य है, पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को भय पैदा करना, केवल कमियों को ढूंढना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार और विकास करना, शिक्षकों पर नियंत्रण करना। तो पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य, पर्यवेक्षण होता कौन है, जो हमारे विद्यालय को निगरानी रखता हो, निगरानी रखने के बाद में जो कमियां समझ में आ रही उसके विकास के लिए जो सहायता प्रदान करता, वही क्या है, पर्यवेक्षक है। और पर्यवेक्षण जो वो काम कर रहा है वही क्या है, पर्यवेक्षण का मतलब होता है देख रेख और उसमें सहायता प्रदान करना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार और विकास करना ही क्या है, पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। टीएलएम का पूरा नाम क्या है, टीचर लर्निंग मेथड, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लाइट मटेरियल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण अधिगम सामग्री। ब्रेल लिपि में कुल कितने उभरे बिंदु होते हैं, तो ब्रेल लिपि में कुल 6 उभरे बिंदु होते हैं। समस्यात्मक बालक का एक लक्षण बताइए। तो समस्यात्मक बालक वो होता है जो सामान्य बालकों से उसका व्यवहार भिन्न होता है, वह अपने लिए और उनके साथियों के लिए जो समस्या खड़ी कर दे, वही क्या है, समस्यात्मक बालक है। तो आज्ञा का पालन करना, पढ़ाई में मन लगाना, चोरी करना और झूठ बोलना, यह समस्यात्मक बालक के लक्षण है। सृजनात्मक का प्रमुख तत्व, अभिसारी चिंतन, अभिकरण की प्रवृत्ति, धारा प्रभावित मौलिकता और लचीलापन, यही सृजनात्मक का प्रमुख तत्व है, धारा प्रवाहिता, मौलिकता और लचीलापन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने का कारण हो सकता है संवेगात्मक अस्थिरता, शारीरिक दोष, निम्न सामान्य बुद्धि, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी धीमी गति से सीखने का कारण हो सकता है। एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कर सकता है, आंखों को बार बार झपकाने से, पुस्तक को आंखों के बहुत निकट रखकर पढ़ने से, पढ़ते समय आंखों में दर्द और शिकायत करने पर। उपयुक्त में से सभी लक्षणों के द्वारा अध्यापक पहचान सकता है कि बालक में कौन सी समस्या है। श्रवण विकृति, सुनने में कमी, कमजोरी, देखने की क्षमता में कमी, सुनने की क्षमता में आंशिक या पूर्ण कमी क्या कहलाता, श्रवण विकृति कहलाता है। शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है, जो दैनिक कार्य है उसको करने में अगर कोई थकावट महसूस नहीं कर रहा है तो शारीरिक दक्षता है। केवल खेल कूद में अच्छा होना, दैनिक कार्यों में बिना थके कुशलता पूर्वक करने की क्षमता क्या कहलाती है, शारीरिक दक्षता कहलाती है। जो प्रश्न है आपके लिए बहुविकल्पी में सहायक होंगे ही, इसके अलावा अति लघुत्तरी में काफी कारगर साबित होंगे। अगर आप लोगों का बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न सही हो गए तो आप लघुत्तरी में बड़े ही आसानी से, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़े ही आसानी से लिख पाएंगे। तो शारीरिक दक्षता से तात्पर्य समझ में आया। और विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम,
उपयुक्त में से सभी। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त में से सभी प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मतलब विशिष्ट बालक होते कौन है, सबसे पहले इसको भी समझ लीजिए। प्रतिभाशाली आपने समझा, और पिछड़े बालक समझा, और विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक में वो आते हैं जो सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विशिष्ट बालक कहा जाता है। विशिष्ट बालक में या किसी में शारीरिक क्षमता होगी, कोई बहुत तेज होगा, कोई बहुत कमजोर होगा, वह सभी क्या है, विशिष्ट बालक हैं। बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड बिने का पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? 1879 में, 1911 में, 1905 में अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि परीक्षण किया था। साइमन बीने परीक्षण जिसे भी कहा जाता है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, कानपुर, केवल दिल्ली में, केवल प्रयागराज में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आगरा, लखनऊ और कानपुर में स्थित। शैक्षिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण उच्च बुद्धि लब्धि या प्रतिभाशाली, अच्छा पारिवारिक वातावरण यह बेहतर होगा, लेकिन निम्न सामान्य बुद्धि यह क्या है, शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है? प्रतिभाशाली बालक, यह भी विशिष्ट है। दृष्टि दोष युक्त बालक, यह भी विशिष्ट है। मंद बुद्धि बालक, यह भी विशिष्ट है। लेकिन अल्पसंख्यक जो बालक है, यह विशिष्ट बालक में नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया का प्रमुख अंग है? केवल परामर्शदाता, केवल परामर्श प्रार्थी, परामर्शदाता, परामर्श प्रार्थी और उनके बीच की अंतःक्रिया परामर्श प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? तो विशिष्ट बालक आपको हमने समझा दिया। तो बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक और शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। जो अल्पसंख्यक बालक मैंने बताया था वह जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक था, तो यह वर्ग नहीं होगा। बाकी सभी वर्गों के अनुसार विशिष्ट बालक पाए जाएंगे। प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से, प्रक्षेपी प्रविधि से। तो प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान अवलोकन से कर सकता है। शिक्षक जब पढ़ाता है तो पढ़ाने के साथ साथ वो क्या करता है, बच्चों का अवलोकन करता है। अवलोकन के जरिए वो सारी समस्याओं को समझता है कि कौन सा बालक श्रवण बाधित है, कौन सा बालक को देखने में परेशानी है, मतलब उनकी क्षमताओं को, उनकी मतलब जो उनकी कमियां हैं और उनमें जो गुणवत्ता है, उन सभी को पहचान किससे करता है, अवलोकन के जरिए करता है। श्रवण बाधित बालकों में प्राय सुनने की क्षमता होती है 30 से 40 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल या अधिक, 50 डेसिबल या अधिक। तो श्रवण बाधित बालकों में प्राय सुनने की क्षमता 30 से 50 डेसिबल होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एन अनरिचर्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर हैं, जोसेफ रेंजुल्ली हैं, बिने हैं, कोहलरबर्ग हैं। तो जोसेफ रेंजुल्ली हैं। प्रश्न है, डिस्ग्राफिया, मैंने बताया था ना, डिस्ग्राफिया जो है यह लेखन अयोग्यता को दर्शाता है, लेखन वैकल्प जिसे कहा गया था। पठन अयोग्यता या डिसलेक्सिया, गणित डिस्कैलकुलिया। विकलांगता शिक्षा का मुख्य आधार, शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, उपयुक्त में से सभी। तो विकलांग शिक्षा का मुख्य आधार है उपयुक्त में से सभी। शारीरिक हो चाहे आवेगात्मक हो चाहे मानसिक विकलांगता हो, सभी के लिए विकलांग शिक्षा का मुख्य आधार है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। अनुकूलन का मतलब समायोजन, मतलब जो परिस्थिति है उनके अनुसार खुद को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन। श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशील बालकों के लिए कोई अनुकूलन की व्यवस्था नहीं होती है, अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। सीएटी परीक्षण बच्चों के लिए है। सीएटी जो परीक्षण है यह बच्चों के लिए है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, टीएटी परीक्षण किसके लिए है, यह आप लोग कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शैक्षिक केंद्रित, समाज केंद्रित, उपयुक्त में से सभी। तो सबसे बेहतर है अच्छे निर्देशन बाल केंद्रित होती है। एक अच्छा परामर्शदाता होता है सहानुभूतिपूर्ण, अच्छा श्रोता, धैर्यवान। उपयुक्त में से सभी गुण एक अच्छे परामर्शदाता के गुण को दर्शाता है। इसके साथ ही टोटल आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही हर सब्जेक्ट का वह महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडल पेपर ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।